मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट में मैं कहता हूं मैं एचआर में काम कर रहा हूं। अब एचआर के अंदर दुनिया जान के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब क्वेश्चन ये है, टॉपिक तो है, अब कौन सा टॉपिक है, उसका एरिया कौन सा बनता है, उसमें उसकी नॉवेल्टी क्या है, उसमें गैप क्या है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। टॉपिक जो है सबसे बड़ा चैलेंजिंग है रिसर्च को स्टार्ट लेने में। एक दफा अगर आपको टॉपिक मिल जाए या आप टॉपिक तक पहुंच जाएं, फिर आगे सर्च करना आपके लिए ऐसा कोई इशू नहीं है। इसी वजह से स्टूडेंट यूजुअली जाते हैं, सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को कहते हैं कि सर टॉपिक बताएं। सुपरवाइजर उनको डायरेक्ट टॉपिक नहीं बताता, वो कहते हैं जाएं सर्च करें पहले खुद। अब एक नया बच्चा, एक नया स्टूडेंट, वो किस तरह सर्च करे? भाई आप जाएं, गूगल करें, किसी भी चीज को क्लिक क्लिक करें, मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स निकलेंगे। अब थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स में आप हैरान रहोगे कि यार मैं किस आर्टिकल पे जाऊं, किस चीज को चेक करूं, किस टॉपिक को लूं, कहां पे गैप है, कहां पे नॉवेल्टी है, कहां पे उसका स्कोप है, उस टॉपिक को मैं चूज करूं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम क्या है? टॉपिक है। लेकिन उसके लिए उसका सिंपल हल क्या है कि आप सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूं, मेरा एरिया एचआरएम है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो इंडेक्सिंग जर्नल्स होंगे, ठीक है, मैं उनको सर्च करूंगा। और उस जर्नल में मेरी कोशिश ये होगी, जो रिव्यू पेपर्स होंगे, मैं उन पेपर्स को टारगेट करूंगा। रिव्यू पेपर्स कौन से हैं? रिव्यू पेपर्स वो हैं जो एक एक्स वाई रिसर्चर क्या करता है, कोई 20 सालों का जो है आर्टिकल्स को कंपाइल करता है एक पेपर की शक्ल में, उसको हम कहते हैं रिव्यू पेपर्स। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको कहा, मैं कहता हूं एचआर में एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन पे लेट सपोज अगर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश सबसे पहले मेरी ये होगी कि मैं रिव्यू पेपर्स इसके अंदर ढूंढ लूं। अगर आपको रिव्यू पेपर्स इसके अंदर मिल गए, तो उससे जरा सा आपको अंदाजा होगा कि इस पेपर में ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका होगा, ठीक है। फिर सेफ साइड आप क्या करोगे, उस रिव्यू पेपर को आप पढ़ोगे। इस रिव्यू पेपर्स को कभी आप गलती से पढ़े तो शायद आपको समझ ही नहीं आएगी। आप एक दफ़ा पढ़ें, दो दफ़ा पढ़ें, तीन दफ़ा पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको बड़े दावे के साथ कहूँगा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। वो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई, फिर उसमें से आपने क्या करना है, कोई गैप निकालना होगा आपको। क्योंकि रिव्यू पेपर्स में होता क्या है, किसी स्पेसिफिक पीरियड को वो लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2020 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं इस एरिया में, उसने सारे रिव्यू किए होते हैं। अब होता क्या है, जहां पे 100-200 आर्टिकल्स थे, उन 200 आर्टिकल्स ने एक बंदे ने एक पेपर के अंदर उसको रिव्यू करके कंपाइल किया है। जब आप उस एक पेपर को पढ़ोगे तो आपके सामने बहुत सारे रिसर्च गैप निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से भी अपने टॉपिक को या रिसर्च गैप को रिव्यू पेपर्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, जर्नल पेपर्स, ठीक है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स जो आई इंडेक्स हो। आई इंडेक्स में हमारे पास थॉमसन रूटर्स आता है। आप कोशिश करें, जब सर्च करेंगे, वेब ऑफ साइंस एक वेबसाइट है, वेब ऑफ साइंस, ये हर कोई नहीं खोल सकता, ये कहीं पे भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये अथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, ठीक है। अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, शायद अनकरीब हमें जब डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस दे देंगे तब जाके हम इसको एक्सेस करेंगे। इस वेब ऑफ साइंस में आप कोई भी आर्टिकल निकालोगे, उस आर्टिकल की अपनी एक वर्थ होगी, ठीक है।
लोग क्या करते हैं, हम वेब ऑफ साइंस को सर्च नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल गूगल स्कॉलर पे जाते हैं। हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और गूगल स्कॉलर से जो है चीज़ों को एक्सेस करते हैं। अब गूगल स्कॉलर का मसला ये है कि गूगल स्कॉलर आम खास किसी भी इंडेक्स लेवल का पेपर जो है उसमें आ जाता है। उसको फिर सर्च करना, उसकी वर्थ को देखना बहुत मसला होता है, ठीक है। इन पेपर्स पे ज़रा सा ट्रस्ट करना ज़रा सा मुश्किल होता है, ठीक है। जिस तरह हम सिंपल गूगल करते हैं उसका तो कोई रिलायबिलिटी नहीं, और फिर जब गूगल स्कॉलर की बात करते हैं उसका स्टैंडर्ड फिर भी बेहतर रहता है। अगर आप वेब ऑफ साइंस की बात करें तो इसके जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो तामसम रूटर्स के होंगे, और ये जो है इंटरनेशनल लेवल के होंगे, और इन पेपर्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। होता क्या है, रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च गैप को एक आम आर्टिकल से उठा के कह देते हैं कि ये मेरा रिसर्च गैप है। एक अच्छा रिव्यूअर आपके टाइटल से पहले आपके रेफरेंसेस को सबसे पहले चेक करता है। आप बड़े हैरान होंगे कि यार ये किस तरह। आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका जो पेपर होगा, एक अच्छा रिव्यूअर टाइटल को देख के डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं जाएगा, वो आपके जो है रेफरेंसेस पे जाएगा। रेफरेंसेस में चेक करेगा कि एचआरएम के अंदर जो गुरुज हैं, जो सही मानों में रिसर्चर्स हैं, क्या उनके पेपर्स इसने ऐड किए या नहीं किए हैं। अगर उनके एक पेपर भी नहीं हुए तो उस थीसिस को, उस पेपर को साइड पे रखेंगे, कहता है इसने काम किया ही नहीं है। ये ऐसी बात है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक बंदा किसी चीज का फाउंडर हो और उसका आपने रेफरेंस कहीं पे कोट किया ना हो और उसी की बातें आप करें, तो लोग कहेंगे कि ये वैसे अपनी तरफ से बातें कर रहा है। तो इस वजह से रेफरेंसेस लोग जो है डायरेक्ट चेक करते हैं। उस रेफरेंसेस से बचने के लिए फिर आपके पास यही एक सहारा है कि आप वेब ऑफ साइंस पे चले जाएं। वेब ऑफ साइंस पे नहीं जाते, लेट सपोज आपके पास एक्सेस नहीं है, फिर हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस हैं डायरेक्ट साइंस के नाम से, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, आपको दुनिया जान के जर्नल्स मिलेंगे। फिर आपके पास एमेरल्ड है, एमेरल्ड पे चले जाएं, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे मिलेंगे। वेले, ठीक है, इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। फिर है स्प्रिंगर, इस पे चले जाएं, इस पे भी आपको जो है बेहतरीन किस्म के जर्नल, आई इंडेक्स के पेपर सारे के सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है, एक आम सा बंदा ये कहता है कि सर इसमें से मैं जो जर्नल्स पिक करता हूं उनका एक्सेस होता नहीं है हमारे पास, हम उन आर्टिकल्स को किस तरह एक्सेस करें। तो उसके लिए एक खातून है, उसने एक लिंक बनाया है साई हब के नाम से, साई हब के नाम से उसने बनाया। इस लिंक को आप खोल लें और इस किसी भी जर्नल का, किसी भी आर्टिकल का यूआरएल लिंक उठा के आप यहाँ पे क्लिक करें और उसको सर्च करें, वो डायरेक्ट आपका डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से अच्छे जर्नल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बात की इन जर्नल्स की। फिर हम आते हैं, अगर जर्नल की बात करते हैं, लेट सपोज आप कहते हो अगेन मुझे जो है रिव्यू पेपर से भी कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनके रिव्यू पेपर्स नहीं होते हैं, और जिस एरिया में रिव्यू पेपर्स ना हो, इट मींस कि वहां पे उस पेपर का, उस टॉपिक का स्कोप अभी भी है। जिनमें रिव्यू पेपर्स आ जाते हैं, इट मींस कि इस एरिया में बहुत ज्यादा काम हो चुका होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक की बारे में बात करूं, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करूं। जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में इतना काम हो चुका है कि आप 2 से 3 रिव्यू पेपर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जब 2 से 3 रिव्यू पेपर्स हों, इसका ये मतलब है कि अब ऑलमोस्ट इस पे इतना ज़्यादा काम हो चुका है, मज़ीद काम करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में आप फिर क्या करें, अगेन आप जर्नल्स पे चले जाएं। जर्नल में, जर्नल के आखिर में यूजुअली फ्यूचर वर्ड्स उन्होंने मेंशन किया होता है।
फ्यूचर वर्ड्स या फ्यूचर डायरेक्शंस। आप क्या करें, उस जर्नल के फ्यूचर वर्ड्स को पढ़ें या फ्यूचर डायरेक्शंस को पढ़ें, उससे भी आपको अपने काम के बारे में आइडिया हो सकता है, आपको ये अंदाज़ा होगा कि अब मज़ीद इसमें काम हो सकता है। लेकिन आपने उस पर भी एक चीज़ का ख्याल करना होगा कि वो पेपर लेटेस्ट पेपर होना चाहिए। ये ना फ्यूचर वर्क दिया है बंदे ने, आतर ने, लेकिन वो पेपर पब्लिश हुआ है 2015 में। इट मीन्स कि इन 7 सालों के दरमियान लाजमन किसी ने उस पर काम किया होगा। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आप क्या करें, जब भी टॉपिक चूज करना चाहें लेटेस्ट आर्टिकल्स को लें। लेटेस्ट आर्टिकल क्या है, लास्ट वन ईयर के पेपर्स को आप उठाएं और वहां से टॉपिक चूज करें, वहां से रिसर्च गैप निकालें, उस पर काम करें, तो वो काम आपके लिए मसला नहीं होगा। रीजन क्या है, जो बैक 5 ईयर पे लोग चले जाते हैं उनका मसला ये होता है कि मजीद अब आप 5 साल उस पे लगाओगे, 4 साल लगाओगे, तो उस काम पे शायद किसी और ने भी काम किया होगा, तो आपकी उस एरिया का कोई वर्थ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप एरिया पकड़े वो एरिया होना चाहिए जो लेटेस्ट उस पे काम हुआ हो, उसकी ज्यादा वर्थ होती है, उस पे काम आगे जाके हो सकता है। ठीक, तो ये पेपर्स ले। और जर्नल पेपर में भी हमारे पास एक होता है कंसेप्चुअल पेपर, दूसरा होता है एम्पेरिकल पेपर। कंसेप्चुअल पेपर्स को ना पढ़ें, कभी भी ना पढ़ें। कंसेप्चुअल पेपर सिर्फ आपको कंसेप्ट आइडिया देता है अपने पेपर के बारे में, उसमें रिजल्ट्स नहीं होते हैं। उनके रिजल्ट्स के बगैर उस पेपर को आप कहीं पे कोट नहीं कर सकते हो कि इस चीज से जो है ये क्या मुराद लेना चाह रहा है, इसका पर्पस क्या है। जब भी पेपर लें, एम्पेरिकल पेपर को लें जो डेटा उस पे हो, डेटा एनालाइज किया हो, रिजल्ट जिसमें हो, प्रूव हो, उस पेपर को लें, उसको कोट करें, उसकी आगे जाके वर्थ होगी, लोग उस चीज के बारे में एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो टॉपिक चूज करने में इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप टॉपिक चूज करेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, सबसे पहले टाइटल तो हम आखिर में लिखते हैं, लेकिन मैं अगर सीक्वेंस को ले लूं तो हमारे पास प्रपोजल में टॉप पे क्या आता है, टाइटल आता है। अब टाइटल में कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखने होंगे कि टाइटल, आपके जो टाइटल के वर्ड्स हैं, दैट शुड नॉट बी मोर देन 15 वर्ड्स। 15 वर्ड से ज़्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइटल 15 वर्ड से ज़्यादा है तो जो भी एग्जामिनर होगा वो सबसे पहले उस पर क्रॉस लगाएगा कि नहीं, ये टाइटल आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड, टाइटल में एब्रीविएशंस का, आप एब्रीविएशंस यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे एब्रीविएशंस हैं जो कि यानी अंडरस्टूड सी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आईसीटी की बात करूं, इन एक आध एब्रीविएशंस को टाइटल में आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज टाइटल में एब्रीविएशन जो है यूज नहीं होता। ठीक है, तो वो एक एम्बिग्विटी रहती है। एम्बिग्विटी इस वजह से भी रहती है कि लेट सपोज कल अगर आप एक पेपर पब्लिश करोगे, उसमें अगर आप एब्रीविएशन यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ IPFP, कल जब मैं उसको सर्च करूंगा, सर्चिंग में आज तक हमने एब्रीविएशन वर्ड्स डाल के सर्चिंग की है, हमने नहीं करते हैं ना, तो हम उसका पूरा नाम लिखते हैं। जब हम उसका पूरा नाम लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो ये उस चीज को सर्च इंजन नहीं पकड़ेगा, आपके पेपर को वहां पे आपके सामने नहीं लाएगा। तो इस वजह से उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, पूरा उसका वर्ड यूज करते हैं कि कल लेट सपोज XY कोई भी बंदा मेरा पेपर रिट्रीव करना चाहता है, तो वो जब पूरा वर्ड देगा तो वो पेपर रिट्रीव होगा, अदरवाइज वो रिट्रीव नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो टाइटल में एब्रीविएशन को यूज ना करें, वर्ड्स जो है आपके नॉट मोर देन 15 वर्ड्स होने चाहिए। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च प्रपोजल में कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन मैं आपको
एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि यही एब्स्ट्रैक्ट आपके थीसिस में भी यूज़ होगा और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट जब आपका टाइटल होगा फिर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी हम लास्ट में लिखते हैं। जब आप प्रपोजल लिखोगे डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट से शुरू नहीं करोगे, आप सबसे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। उस लिटरेचर रिव्यू में आप अपने मेथोडोलॉजी के बारे में भी चीज़ों को जान सकोगे, आप टूल के बारे में भी जान सकोगे, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में भी आपको पता चलेगा, सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। लेकिन एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यूजुअली लिखा जाता है आखिर में लिखा जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं अपने टॉपिक का, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं हम उसमें, ऑब्जेक्टिव, आपके काम का, अपने आपके रिसर्च स्टडी का जो है ऑब्जेक्टिव हम मेंशन करते हैं कि आपका काम क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। थर्ड हमारे पास क्या आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम लिखते हैं या रिसर्च गैप को वहां पे मेंशन करते हैं। रिसर्च गैप के बाद रिसर्च मेथड, मेथड्स को यूज करते हैं। ये क्या है, ये जो चार चीजें हैं ये आप अपने प्रपोजल में, एब्स्ट्रैक्ट में इन चीजों को ऐड कर सकते हो। अगर आपका थीसिस कंप्लीट हुआ, रिजल्ट्स, ठीक है, बाकी चीजें आ गई, तो उसके बाद रिसर्च मेथड के बाद आप क्या करेंगे, रिजल्ट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अपना रिजल्ट बताओगे कि रिजल्ट्स मेरे क्या हैं। फिर जो है उसके बाद इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने क्या काम किया है, जो रिसर्च किया है उसमें क्या ऐड किया है आपने लिटरेचर में, उस चीज़ को ऐड कर दोगे। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट का पूरा कंप्लीट एक हिस्सा बनेगा, ठीक है। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट की बात हुई। इसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे, टॉपिक बताओगे कि टॉपिक क्या है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे, रिसर्च गैप भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस भी आ जाएगा। नैरो डाउन करके आप अपने उस इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों को बताओगे। जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा, रिसर्च बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन की कोई कर लेगा कि यार बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की क्या ज़रूरत है। बैकग्राउंड इस तरह ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ पे काम करना चाह रहा हूँ तो उसका मैं बैकग्राउंड टच लाजमन दूंगा कि मुझे तो पता चले कि एटलीस्ट मेरा काम इस काम से या इससे रेलिवेंट किस तरह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक हम थ्योरी की बात करें, एडॉप्शन थ्योरी की हम बात करें, अगर उस थ्योरी की आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो सबसे पहले उस थ्योरी के बारे में आप बैकग्राउंड में बताओगे कि ये थ्योरी है क्या, थ्योरी क्या है, थ्योरी में बताओगे। फिर उसके बाद आप कहोगे कि इस थ्योरी में क्या लिमिटेशंस हैं, फर्दर इस पे मैं मजीद क्या काम करना चाहता हूं, आप इसके बारे में बताओगे। या आप आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड बताओगे, कहाँ से शुरू हुआ, किधर से आया, इस पे लोगों ने क्या क्या काम किया, कितने लोगों ने किस एरिया पे काम किया, आपका काम दूसरों से किस तरह अलग है, ये आप वहां पे बताओगे। जब ये आप बताओगे फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बैकग्राउंड के बाद आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाओगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, आपने जो सा एरिया लिया है आप इसमें स्पेसिफिक हो जाएं, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाए, ओके, जो है आप बताएं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका प्रॉब्लम ब्रॉड है उसको ब्रॉडर सेंस में बताएं। अगर आप समझते हो कि प्रॉब्लम के अंदर फर्दर कोई टॉपिक है
उस टॉपिक में कोई गैप है तो उस गैप को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, उसको हम क्या कहेंगे, रिसर्च गैप। आप रिसर्च गैप बताओगे। फॉर एग्जांपल एक है जॉब सेटिस्फेक्शन। मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया, सब कुछ बता दिया। अब लोगों ने भी उस पर काफी ज्यादा काम किया है। अब लोगों ने काम किया है, जो मेरा काम उन लोगों से किस तरह डिफरेंस होगा, मेरे काम में उनके काम में क्या डिफरेंट है, जिसकी बेसिस में मैं इस रिसर्च को आगे ले जाना चाहता हूं, तो वो मेरा क्या होगा, रिसर्च गैप होगा। अगर आप रिसर्च गैप पे जाना चाहते हो, रिसर्च गैप हो जाएगा। रिसर्च गैप की बेसिस पे आप क्या करोगे, रिसर्च क्वेश्चंस डिजाइन करोगे। रिसर्च क्वेश्चन जब आपके डिजाइन हो जाएंगे, रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन होने के बेसिस पे आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक वर्ड यूज होता है स्मार्ट। स्मार्ट हम एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एस मींस स्पेसिफिक। आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव पे, किसी भी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत भी एम्बिग्यूटी हुआ, आप जितना भी रिसर्च करोगे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड, मेजरेबल। आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, आया वो मेजरेबल है, आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, क्या अप्रोच यूज करोगे, किस तरीके से करोगे, ठीक है। ए फॉर अटेनेबल। आप उस ऑब्जेक्टिव को अटेंड कर लोगे, उस जिस स्पेसिफिक टाइम पे, पीरियड पे आपने जो सोचा होगा उस पे कर सकोगे। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। और लास्ट ही जो है टाइम फ्रेम। जो आपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया है, वो ऑब्जेक्टिव, आपका जो टारगेट है, साल, 2 साल, 3 साल, क्या वो उस टाइम तक अचीवेबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। अगर नहीं है, इट मींस कि आपने ऑब्जेक्टिव जो डिजाइन किए हैं वो सही नहीं है। तो इन चीजों को जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हम सामने रख के जो है उसको बनाते हैं। अगर इसमें कहीं पे भी किसी चीज पे भी क्वेश्चन हो तो वो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद आप सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिख सकते हैं। आप अपने स्टडी का जो है सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि जो स्टडी कर रहे हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंट है, उसका क्या स्कोप है, किस एरिया में आप करना चाह रहे हो, उस एरिया में उसका क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में आपने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बतानी होगी। ये क्या हुआ, ये आपका रिसर्च प्रपोजल का जो है पहला चैप्टर होगा। हम अपने मैनेजमेंट साइंसेज में हमारी कोशिश ये होती है, हम 3 चैप्टर रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है। सेकंड चैप्टर जो है लिटरेचर है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा मेथडोलॉजी है, ठीक है। हम सोशल साइंसेज या बिजनेस के लोग होते हैं, हम ये 3 चैप्टर अपने रिसर्च प्रपोजल में एड्रेस कर लेते हैं। इसके लिए ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर का हिस्सा हुआ। सेकंड पे लिटरेचर की अगर हम बात करें, लिटरेचर जो है आपके साथ थ्रू आउट आपकी स्टडी की जर्नी में जो है इन टच रहेगा। ये नहीं कि जो सेकंड चैप्टर आप लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको लिटरेचर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। आप इवन जब टॉपिक चूज करते हो, वहां से लेके आखिर तक जो अपना कंक्लूजन चैप्टर होगा, आखिर तक आपको जो है लिटरेचर के साथ इन टच होना पड़ेगा, आपने अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लिटरेचर जो है आपके साथ आखिर तक चलता जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे हम लिटरेचर बता रहे हैं सेकंड चैप्टर में, लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ लिटरेचर करते हैं। होता क्या है, जब आपको टॉपिक का पता चला, ऑब्जेक्टिव का पता चला, चीज़ों का पता चला, तो आप अपने माइंड में एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल हम बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमारा यूजुअली जो रिसर्च होता है काज एंड इफेक्ट पे होता है।
काजल रिलेशनशिप पे होता है, ठीक है। काजल रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को आपस में उनका काज एंड इफेक्ट को चेक करते हैं। काज एंड इफेक्ट के लिए आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मीडिएशन, मॉडरेशन, ये वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपने रिसर्च गैप लिया है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। अगर वहाँ पे मीडिएशन की ज़रूरत है तो मीडिएटिंग वेरिएबल को आप ऐड करोगे। अगर मॉडरेशन वेरिएबल की ज़रूरत है तो मॉडरेटिंग वेरिएबल को यूज़ करोगे। अगर ज़रूरत नहीं है मीडिएशन मॉडरेशन की तो आप सिंपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप को चेक करके थ्योरी के साथ जस्टिफाई करके आप अपने थीसिस को कंपाइल कर सकते हो। ये क्वांटिटेटिव में होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप बनाओगे। जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे, उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपके पास एक्स वाई जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 से लेके 6 तक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है बेस्ड ऑन लिटरेचर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेशनशिप है। हम कहते हैं कि सैलरी अगर बढ़ेगी तो लाजमन जॉब सेटिस्फेक्शन भी उससे बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरह प्रोपोज किया, फिर मैं क्या करूंगा, लिटरेचर के बेस पे इन दो वेरिएबल्स को जस्टिफाई करूंगा कि वाकई बाकी रिसर्चर्स भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, या कोई ऐसी थ्योरी है जो ये थ्योरी ये कह रही है कि अगर किसी भी इंसान के फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कोई इंक्रीज आ जाए तो उससे वो जो है सेटिस्फाई हो सकता है। तो उस चीज़ को जो है वो अगर जस्टिफाई करता है, आप उस थ्योरी को उसी के मुताबिक जस्टिफाई करके इनका रिलेशनशिप को मेंशन करोगे। जब आप इनका रिलेशनशिप को जस्टिफाई करोगे थ्योरी के बेस पे, लिटरेचर के बेस पे, आप फिर उसी के साथ क्या करोगे, हाइपोथेसिस को प्रपोज करोगे। हाइपोथेसिस 1, फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सैलरी एज अ डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप विद जॉब सेटिस्फेक्शन, हम इस तरह मेंशन करेंगे। जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे इन सब को आप इसी तरह लिटरेचर के साथ जस्टिफाई करोगे। जस्टिफाई करके एट द एंड आप इसकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे। ये सारे के सारे चीज़ें आपके लिटरेचर रिव्यू में आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम इसके बाद चले जाएं मेथोडोलॉजी पे, मेथोडोलॉजी तो इट्सल्फ एक बहुत ब्रॉड एरिया है, उसमें जितना भी हम डिस्कस करें तो शायद वो चीज़ें कम हैं। इसमें मोटी मोटी चीज़ें ये है कि आप मेथोडोलॉजी में आपके लिए जो है आपका रिस्पोंडेंट, जो आपका सैंपल है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल आप सैलरी जॉब सेटिस्फेक्शन को रिलेशनशिप का देखना चाहते हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके रिस्पोंडेंट किस टाइप के हैं, कहाँ से मिलेंगे। इस टाइप के रिस्पोंडेंट लाजमन ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपने लेना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में वाकई ये इशू हो तब उस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगे। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो है पॉपुलेशन चूज करते हैं कि मैंने ये काम करना है, बस इस पॉपुलेशन को चूज किया। नहीं, आप उस पॉपुलेशन को चूज करोगे जहां पे ये रिसर्च गैप है, जहां पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उनके आपस में इस चीज को चेक करोगे, तब जाके आपके रिसर्च की कोई वर्थ होगी, अदरवाइज उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब पॉपुलेशन को चूज करोगे वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी का देखना चाहता हूँ बलूचिस्तान में, आप जो है हमारे पास फिर सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अपनी 4-5 लिस्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है इसी तरह हमारे पास 4 अप्रोचेज हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और जब आप सैम्पलिंग की बात करोगे, सैम्पलिंग में अगर आप किसी नए मॉडल को जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको लाजमन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी होगी। अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लोगे, इट मीन्स कि आपके काम में अभी भी बायसनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अगर हम चीज़ों को डिस्कस करें,
उसमें इन चीज़ों को फिर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करें उसमें जो है बायसनेस के चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि अगर हम सारे टीचर्स हैं, आप 7 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, 8 बंदों में से जिसका नाम निकल गया वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा, तो उसमें जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है, ट्रस्ट है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जब भी आप किसी नए मॉडल को या नए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को जस्टिफाई करते हो तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम यूज़ करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ नहीं करते हैं। अगर जहाँ पे आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं, आप सेम मॉडल को जस्ट किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जो है आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन है, सैंपल का जो है साइज किस तरह डिटरमिन किया जाता है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं जी पावर। ये जी पावर जहाँ पे अननोन पॉपुलेशन हो, जहाँ पे आपका पॉपुलेशन डिफाइन ना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जी पावर एक सॉफ्टवेयर है। ये इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपको पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाता है कि आपने कितने लोगों से जो है सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक। जहाँ पे पॉपुलेशन आपका नॉन हो, वहाँ पे सैंपल साइज निकालना कोई इतना इशू नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ होते हैं। आप उस अप्रोच को यूज़ करके जो है अपने सैंपल साइज को निकाल सकते हैं। फिर आगे जाके आप अपने जो है टूल्स बता सकते हैं कि किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है तो लाजमन आपको क्वेश्चनियर पे जाना पड़ेगा, क्वेश्चनियर आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्वेश्चनियर डेवलप करोगे तो क्वेश्चनियर डेवलप करने के लिए प्री टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चनियर डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं। एक को हम यूज़ करते हैं एडेप्टेड, दूसरा है एडाप्टेड।